हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी हो गया या फिर आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हो गए, तो उनके प्री एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ सकते हैं। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 28 मार्च, वेडनेसडे। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं आज। तो सबसे पहले आपका आईआर का आर्टिकल आया है, जो कि आपका इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर है। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडो भूटान रिलेशंस के ऊपर एक एनालिसिस है, कैसे ये एक दो देशों के बीच में रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन एंड इलेक्शन, ये आपके जो अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुए हैं एंड उनका रेजिग्नेशन, तो उसके ऊपर एक एनालिसिस है। उसके बाद है गारंटीड एमएसपी इज़ एन एथिकल इम्पेरेटिव, तो ये आपके एमएसपी पॉलिसी के ऊपर आर्टिकल है, एग्रीकल्चर, एमएसपी पॉलिसी एंड इकोनॉमी। उसके बाद डिकोडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा, तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फाइनली सबमिट किया है, उसको पब्लिक किया है, लेकिन उसके ऊपर भी अभी भी चीज़ें डेवलपिंग हैं। तो अभी तक जो हुआ है उसका एनालिसिस है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज सीकिंग स्टे ऑन सीएए, और ये दोनों आपके एक इम्पॉर्टेंट फ्रंट लाइन के आर्टिकल्स हैं। एंड आपका जो समन्स टू रामदेव इन पतंजलि मिसलीडिंग एड्स केस, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एडिटोरियल एनालिसिस। सबसे पहला है टाइज दैट एपिटमाइजेस इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसकी अगर रेलेवेंस देखें, रेलेवेंस में देखिए, सबसे पहली बात तो प्रीलिम्स आता है। प्रीलिम्स में ये आपका जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एंड भूटान ये आपका इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है एंड इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एरिया है। तो भूटान और इंडिया के बीच में या उस एरिया में कौन कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं, कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, ठीक है, कौन कौन कैसी टोपोग्राफी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। एंड अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये आपका GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, एंड इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है सबसे पहली बात। और इंडो भूटान रिलेशंस भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, इंडिया भूटान अ मॉडल पार्टनरशिप फॉर डेकेड्स। The passage explores the unique and successful relationship between India and Bhutan, emphasizing mutual respect, shared goals and ongoing cooperation. तो बेसिकली ये आर्टिकल क्या है कि इंडिया और भूटान, इन दोनों देशों के बीच में हमेशा से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये कैसे रहे हैं? ये रहे हैं क्योंकि दोनों देश आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, दोनों के जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो काफ़ी हद तक कॉमन हैं, और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है, दोनों मिल के काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। Despite the vast size difference, India and Bhutan have fostered a close partnership for over 50 years. तो जब से फ्रेंडशिप अग्रीमेंट या फिर आपका भूटान के साथ जो लिंक्स हैं, वो जब से इस्टेब्लिश हुए हैं, लगभग 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। इंडिया और भूटान जो है, भूटान एक छोटा सा देश है, जबकि इंडिया उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा है। साइज़ में डिफरेंस होने के बावजूद इंडिया और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। दिस बॉन्ड इज़ बिल्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, आइडेंटिटी एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये क्यों है? दोनों के बीच में किन फैक्टर्स में कोऑपरेशन है कि दोनों एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी होती है, उनकी टेरिटरी के अंदर जो उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनमें दखल नहीं देते हैं, एंड एक दूसरे की पॉलिसीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की जो आइडेंटिटी है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। एंड क्योंकि भूटान और वो जो रीजन है काफ़ी ज़्यादा कल्चरली सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, एंड काफ़ी सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं मिलती जुलती हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। तो उन सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स का काफ़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। भूटान भी इंडिया के कल्चर को रिस्पेक्ट करता है और इंडिया भी भूटान के कल्चर को रिस्पेक्ट करता है। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड भूटान्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल प्रिजर्विंग इट्स यूनिक कैरेक्टर। तो
इंडिया ने हमेशा से कोशिश करी है कि भूटान में अगर भूटान को अपनी आर्थिक बढ़ोतरी के लिए इन भारत की अगर सहायता लेनी पड़े तो इंडिया हमेशा उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ ही साथ उन्हें एम्पल ऑफ फ्रीडम देता है कि वो अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ इंडिया के थ्रू जो जा रही हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना चाहें। बेसिकली उनका जो यूनिक कैरेक्टर है भूटान का, वहाँ की इकोनॉमी का, वहाँ की पॉलिटी का या वहाँ की सोसाइटी का, इंडिया उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद है द गेलिफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट। Bhutan's king envisions a mindfulness city in Gelefu aiming for economic prosperity and stability। तो गेलेफू एक भूटान में सिटी है और जो वहाँ के किंग हैं वो इस सिटी को एक माइंडफुलनेस सिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे एक तरीके का बैलेंस हो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बीच में, एक टाइप से एक सिटी जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल पे आगे बढ़े। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड अट्रैक्टिंग बिजनेसेस। तो इंडिया जो है इस सिटी के डेवलपमेंट में उम्मीद करी जा रही है कि इंडिया का एक बड़ा रोल होगा, कि इंडिया उस सिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, इंडिया जो है उस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी बहुत मदद करेगा एंड इंडिया जो है वहाँ पे इंडियंस जाएंगे बिजनेस करने तो वहाँ पे और ज़्यादा रीजनल डेवलपमेंट होगा। The project prioritizes well-being with a focus on yoga, relaxation and environmental consciousness। तो ये जो पूरा माइंडफुलनेस सिटी है इसका पूरा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करेगा आपका माइंडफुलनेस के ऊपर। बेसिकली आपका जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे आपकी योगा प्रैक्टिसेस हो गई, रिलैक्सेशन और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहे। उसके बाद क्या रीज़न है? उसके बाद रीज़न है कि स्ट्रेंथनिंग द टाइज थ्रू विजिट्स एंड डायलॉग। Recent high-level visits by the Bhutanese and Indian leaders demonstrate the commitment to nurturing the relationship। तो भूटान और इंडिया के बीच का एक अहम हिस्सा है कि दोनों कंट्रीज़ के जो टॉप एम्बेसडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं या टॉप फिगर्स हैं वो आपस में अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। भूटान के एम्बेसडर्स इंडिया आते हैं और इंडिया के एम्बेसडर्स भूटान जाते हैं बात करने के लिए अबाउट डेवलपमेंटल कोऑपरेशन और कैसे हम एरियाज ऑफ टेंशन को डिफ्यूज़ कर सकते हैं और कैसे बेहतर कोऑपरेट कर सकते हैं। एंड इसको अच्छा बनाने में अभी तक एक रेगुलर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन काफ़ी अहम रोल निभाए हैं। दीज बैक टू बैक विजिट्स एग्जाम्प्लीफाई इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी इन एक्शन। तो जो हम एक कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बना रहे हैं अपने एक नेबरहुड कंट्री के साथ जिसकी मदद से हम उसके साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं, जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया अपने नेबरहुड को प्रायोरिटाइज करता है। उसके बाद आता है हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, अ कॉर्नरस्टोन ऑफ पार्टनरशिप। तो एक तो चीज़ हो गई आपकी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एस्पेक्ट हो गया, आपका जो गेलेफू सिटी प्रोजेक्ट हो गया, कांस्टेंट विजिट्स हो गए आपके, ठीक है, एक दूसरे की तरफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट हो गया। और क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोनों के कोऑपरेशन के बीच में, वो है हाइड्रो पावर कोऑपरेशन। क्योंकि आप देखिए जो भूटान है वो आपके मिडिल और ग्रेटर हिमालयाज़ में लाई करता है, ठीक है, काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, हिली एरियाज़ है, वहाँ का हाइट और एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं जो कि इंडिया में आती हैं और फिर आपके बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में आके ट्रिब्यूटरी बनती हैं। तो भूटान में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो इंडिया जो है भूटान के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन करता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया भूटान कोऑपरेशन, प्रोवाइडिंग क्लीन एनर्जी फॉर इंडिया एंड रेवेन्यू फॉर भूटान। तो इंडिया ने क्या किया है, वहाँ पे डैम्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है अलग अलग रिवर्स पे, ठीक है। इससे क्या होता है, भूटान को जितनी एनर्जी चाहिए वो उससे यूटिलाइज़ करता है और जो बाकी एनर्जी बचती है वो इंडिया भूटान को पैसे देके खरीद लेता है। तो इससे क्या होता है, इंडिया की एनर्जी नीड्स भी फुलफ़िल हो रही हैं और भूटान को एक रेवेन्यू भी मिल रहा है, साथ ही साथ अपनी नीड्स भी फुलफ़िल कर रहा है। द पुंटा संगाचू 2 प्रोजेक्ट एग्जाम्प्लीफाई सक्सेसफुल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया भूटान दोनों मिल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं एंड ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि हाइड्रो पावर के मामले में कैसे दोनों कोलैबोरेशन कर रहे हैं। री-इवेलुएटिंग द रिसेंटली प्रपोज जॉइंट वेंचर मॉडल फॉर फ्यूचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स माइट बी नेसेसरी। तो
आगे भी इसके डेवलपमेंट के लिए हम और नए कोऑपरेशन एरियाज हम देख रहे हैं। डेवलपमेंटल असिस्टेंस विद भूटानीज प्रायोरिटीज। इंडिया हैज़ बीन अ मेजर डेवलपमेंट पार्टनर कंट्रीब्यूटिंग 5,000 करोड़ टू भूटान्स 12th 5-year प्लान। तो इंडिया जो है सिर्फ इन चीज़ों में ही कोऑपरेट नहीं करता है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े तो भूटान को फाइनेंस भी करता है, अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट असिस्टेंस देता है। भूटान को कैपिटल प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है, ताकि भूटान जो है, भूटान की इकोनॉमी और अच्छे से डेवलप हो सके। इसका एक एग्जांपल दिया था, जैसे जो भूटान का 12th 5-year प्लान था, तो उसमें इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपीज़ लगाए थे। प्रोजेक्ट्स आर चोजन बेस्ड ऑन भूटान्स नीड्स, इंश्योरिंग डायरेक्ट बेनिफिट्स फॉर इट्स पीपल। तो इंडिया जिसमें भी डिसाइड करता है कि इस प्रोजेक्ट में भूटान में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भूटान की प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रख के इन्वेस्ट किए जाते हैं। कंटिन्यूड कोलैबोरेशन और फोकस ऑन भूटानीज प्रायोरिटीज आर एसेंशियल। उसके बाद है इंडियाज़ रोल इन गिलेफूज सक्सेस। तो अब क्योंकि इंडिया का इस माइंडफुलनेस सिटी में काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है, तो यहाँ पे इंडिया को कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, कैसे और अच्छे से कनेक्शन बना सकते हैं। सबसे पहली बात है डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन मेजर इंडियन सिटीज़ एंड गिलेफू, की इंडिया गिलेफू और इंडिया के बीच में कोशिश करें कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हों, ठीक है। शेयरिंग एक्सपर्टीज़ एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ हो गई, ब्रिज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ हो गई, या फिर अपने इंजीनियर्स वहाँ पे भेजना। तो जो एक्सपर्टीज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, उसको शेयर करें इंडिया। इंकरेजिंग कंट्रोल्ड विजिट्स बाय हाई एंड टूरिस्ट एंड बिजनेस पर्सन। तो जो इंडिया के टॉप इंडिविजुअल्स हैं, या फिर जो हाई एंड टूरिस्ट हैं, या फिर वेल्दी पीपल हैं, उनको इनकरेज करें कि वो भूटान जाए, और ऐसे ही जो भूटान के हैं उनको इनकरेज करें कि वो इंडिया में आए। सपोर्टिंग इंडियन बिजनेसेस टू सेट अप शॉप्स इन द सिटी, और इंडिया को कंसिडर करना पड़ेगा कि कैसे इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन शॉप्स और इंडियन कॉरपोरेट्स जो हैं वो एक टाइप से भूटान में भी जाके अब ऑपरेट कर सके, ताकि भूटान को भी फ़ायदा हो। म्यूचुअल बेनिफिट एंड स्पिल ओवर इफेक्ट, तो इसके बारे में देखते हैं। गिलेफूज प्रॉस्पेरिटी कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट नेबरिंग रीजन्स इन इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो यहाँ पे बोला है कि अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में अच्छे से इन्वेस्ट करता है, तो इसमें सिर्फ भूटान का ही फ़ायदा नहीं है, इंडिया का फ़ायदा है और उस सराउंडिंग एरिया का फ़ायदा है, कि जैसे इससे आसाम और वेस्ट बंगाल का भी डेवलपमेंट होगा। द प्रोजेक्ट प्रेजेंट्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंडिया भूटान्स विन विन कोऑपरेशन मॉडल। तो ये एक टाइप से देखिए एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे दोनों देशों का प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब कंक्लूजन की अगर बात करें, द इंडियन भूटान रिलेशनशिप इज़ अ मॉडल फॉर रीजनल कोऑपरेशन बिल्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कंक्लूजन, जो आप अगर कभी मेंस के आंसर में लिखना चाहें तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि ओवरऑल हमने किन किन बिंदुओं पे बात करी, भूटान और इंडिया के बीच में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, एंड क्या अभी तक के अचीवमेंट्स और आगे हम क्या कर सकते हैं। ये हो गया आपका सबसे पहला आर्टिकल। उसके बाद है गारंटीड एमएसपी इज़ एन एथिकल इम्पेरेटिव। तो देखिए अगर यहाँ पे रेलेवेंस की बात करें, तो यहाँ पे बात आ रही है सबसे पहले प्री की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको एमएसपी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, कितने तरीके के क्रॉप्स आते हैं एमएसपी में, कौन से क्रॉप्स खरीफ हैं, कौन से क्रॉप आपके रबी क्रॉप्स हैं, एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेगुलेशंस हमारे कंट्री में क्या हैं, एंड उससे रिलेटेड और भी चीज़ें, ठीक है। हमारी कंट्री का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करें। तो उसके बाद अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये आपका GS3 में आता है, ठीक है। GS3 में जो आपका पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, आपका इकोनॉमी के साथ एग्रीकल्चर जो आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे जो आर्गूमेंट्स हैं एमएसपी के, कुछ आर्गूमेंट्स पे यहाँ पे चर्चा हुई है, वो देखते हैं। द की पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल क्या है, द फाइट फॉर फेयर प्राइसेस एंड लीगल गारंटी फॉर एमएसपी इन इंडिया। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कमोडिटीज़ के प्राइस जो है फेयर होने चाहिए, कि जो फार्मर्स को हर्ट ना करें, एंड फार्मर्स को एमएसपी एक टाइप से लीगल गारंटी की तरह मिलना चाहिए। इंडियन जनरल इलेक्शन आर अप्रोचिंग एंड फार्मर्स इशू आर बैक इन द स्पॉटलाइट। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि
इलेक्शंस आ रहे हैं एंड जो फार्मर के इश्यूज़ हैं वो फिर से एक प्रोमिनेंस गेन कर रहे हैं. फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग डिमांडिंग बेटर प्राइसेस फॉर द क्रॉप्स एंड लीगल गारंटी फॉर एमएसपी. तो अभी रिसेंटली हम जानते हैं फिर से फार्मर प्रोटेस्ट हुए. उनकी वन ऑफ द मेन डिमांड क्या है कि एमएसपी का लीगलाइजेशन कराया जाए. उसको लेके प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं एंड डिमांड करी जा रही है कि उनको और बेटर प्राइसेस मिले, एक लीगल गारंटी मिले. अब प्रॉब्लम क्या है अगर फार्मर्स को अनफेयर प्राइसिंग होती है, फार्मर्स को प्राइस सही नहीं मिलते हैं. फार्मर्स लैक बार्गेनिंग पावर एंड गेट लो प्राइसेस फॉर द प्रोड्यूस लीडिंग टू फाइनेंशियल हार्डशिप्स. तो हम जानते हैं कि जैसे एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होता है वो काफ़ी वीक होता है, फाइनेंशियली वीक होता है एंड उसके पास बहुत कम पावर होती है किसी भी तरीके की. तो इसकी वजह से जब वो अपना प्रोड्यूस कहीं देने जाते हैं तो उनकी जल्दी कोई नहीं सुनता है. अगर वो बार्गेन करना चाहें तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मिडिलमैन होते हैं, वो कार्टेलाइजेशन करके एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें वो प्राइसेस डिक्टेट करते हैं. तो यहाँ पे फार्मर्स के वो नहीं सुनते हैं. तो फार्मर जो है अपनी बार्गेनिंग पावर लूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम दाम मिलते हैं. एंड जब इतने कम दाम मिलते हैं तो काफ़ी सा उन्हें लॉस होता है. फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस का रिटर्न नहीं मिल पाता एंड कई केसेस में वो लोग प्रोड्यूस ही पूरी की पूरी फेंक देते हैं. द करंट MSP सिस्टम इज पुअरली इम्प्लीमेंटेड विद ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स बेनिफिटिंग. तो मेनली पैडी एंड वीट ग्रोअर्स. तो जो अभी का MSP सिस्टम है वो एक काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड सिस्टम है. उसमें ज़्यादा किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है अभी. उसे बहुत अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है. जहाँ 22 या 23 क्रॉप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन सिर्फ 2 क्रॉप्स को ही मिलता है. तो जो फार्मर्स इन दोनों क्रॉप्स जैसे वीट और पैडी को, धान को और गेहूं को उगाते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हें ही मिलता है. एंड इन फार्मर्स की जो प्रपोर्शन है वो इंडिया में वो मात्र 6% फार्मर्स को ही MSP का बेनिफिट होता है. द इकोनॉमिक स्ट्रेस पुशेस फार्मर इनटू साइकिल ऑफ डेट एंड सुसाइड. तो MSP की वजह से क्या होता है, कई बार फार्मर्स का कर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स को खुद ही सारी चीज़ें प्रोक्योर करनी पड़ती हैं. एंड रिटर्न तभी मिलता है जब मार्केट में जाए फार्मर या मार्केट में अच्छा प्राइस मिले. तो ये बहुत अनसर्टेन होता है. एंड अगर ये सही नहीं हुआ तो फार्मर्स जो है बैंक से लोन लेके या फिर आपके मनी लेंडर से लोन लेने के बाद कर्जे में आ जाते हैं. और जब अपना कर्जा नहीं चुका पाते हैं तब दिक्कत आती है इंडिया में, जो अक्सर देखा गया है फार्मर सुसाइड्स की. तो अब देखते हैं MSP हम चाह रहे हैं कि लीगल गारंटी हो, तो MSP की इंपॉर्टेंस क्या है. तो MSP इज ए गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मिनिमम प्राइस टू इंश्योर फार्मर्स गेट अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. तो ये एक टाइप से सरकारी नीति है कि जो किसान हैं अगर वो कुछ जो भी पैसा लगाएं खेती में या खेती बाड़ी की किसी भी एक्टिविटी में तो उसका उन्हें एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिटर्न मिले. एक मिनिमम प्राइस तो उन्हें बदले में मिले ताकि उनकी एक्टिविटी प्रॉफिटेबल हो और वो आगे भी इसे कंटिन्यू कर पाएँ. ये होता है बेसिकली MSP की इम्पोर्टेंस. It is crucial for food security as it incentivizes production and avoids shortages. तो MSP की दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारा फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है. MSP एक ऐसी स्कीम है जो फार्मर्स को बोलती है कि आप जितना उगाएंगे हम उतना खरीदेंगे और आपको उतना पैसा देंगे. तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन का जो इंसेंटिव होता है, इनकरेज होते हैं फार्मर्स की और ज़्यादा अनाज उगाएं एंड शॉर्टेज ना हो खाने की, कहीं भी फूड सिक्योरिटी बनी रहे हमारी कंट्री में. द ऑथर आर्ग्यूज दैट MSP विद अ 50% प्रॉफिट मार्जिन एज रिकमेंडेड बाय MS स्वामीनाथन इज नेसेसरी. तो यही फार्मर्स की डिमांड भी है. और यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर डिस्कस कर भी रहे हैं कि जो MSP की पॉलिसी है उसमें MS स्वामीनाथन वाला फॉर्मूला लगाया जाए जहाँ पे 50% प्रॉफिट मार्जिन भी कंसिडर किया जाता है. तो लीगल गारंटी जो है वे फॉरवर्ड कैसे बन सकता है कि सबसे पहली बात तो अगर हमें लीगल गारंटी की तरह MSP लाना होगा तो काफ़ी सारे कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा. दिस वुड प्रिवेंट परचेजेस बिलो MSP एंड एम्पावर फार्मर. तो लीगल गारंटी अगर होगी फार्मर्स के पास कि कानून आपको गारंटी देता है, राइट देता है कि पूरा का पूरा आपका अनाज का खरीद लिया जाएगा और सरकार जो है आपको बदले में MSP देगी. अगर ऐसा हुआ तो सरकार कभी भी MSP के नीचे नहीं खरीद पाएगी. एंड अगर कभी सरकार MSP के नीचे खरीदी तो फार्मर के पास अधिकार होगा कि सरकार को कोर्ट तक ले जाए.
Legal MSP is achievable as shown by efforts in states like महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो अक्सर ये जो आर्गूमेंट होता है कि एमएसपी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे एमएसपी जैसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं और अच्छी काम करी हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो अब देखिए यहाँ पे चिंता और आपके चुनौतियाँ क्या क्या आ सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये अक्सर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लीगल गारंटी के बाद देयर वुड बी डिस्टॉर्शन इन मार्केट। तो जो मार्केट में डिमांड सप्लाई का जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। द ऑथर काउंटर्स, जनरली लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन जो ऑथर है काउंटर द स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग प्लानिंग कैन मैनेज सरप्लसेस इफेक्टिवली। तो जो ऑथर है ये कहते हैं कि देखिए अभी तक एमएसपी की मार्केटिंग में जो भी प्रॉब्लम आती थी वो इसलिए आती थी क्योंकि हमें उसे लागू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। एंड हमारी जो प्लानिंग है कि हम एक्स्ट्रा जो बचता है अनाज या फिर जो सरप्लस होता है उसके साथ क्या करें हम, इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं है। इंक्रीजिंग एमएसपी बाय 22% टू प्रोवाइड अ 50% प्रॉफिट मार्जिन इज़ फाइनेंशियली वायबल। तो अगर हम एमएसपी को 22% भी बढ़ाते हैं ताकि जिससे फार्मर्स को 50% प्रॉफिट मार्जिन पहुंच सके, तो ये एक टाइप से एक अचीवेबल बता रहे हैं ऑथर। स्ट्रेंथनिंग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगला एस्पेक्ट ये है कि सिर्फ एमएसपी लीगल गारंटी में सिर्फ ये नहीं होगा सरकार सारा खरीद लेगी और पैसे दे देगी, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट आर एसेंशियल फॉर एमएसपी सक्सेस, क्योंकि जो पूरी सप्लाई चेन होती है एमएसपी की वो फूड कॉर्पोरेशन जो एफसीआई होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका जिम्मेदारी होती है। एंड उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खरीदना नहीं होती, लेकिन खरीदने के बाद उसे स्टोरेज करना एंड उसे ट्रांसपोर्ट करना एंड उसे राशन शॉप तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो जब तक हमारी प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को वो अच्छा नहीं होगा, तब इतना मैटर नहीं करेगा कि हम कितना एफर्ट डालें इसको इम्प्रूव करने में। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर दिस। तो ये जितना भी ओवरऑल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है जिस ढांचे पे काम करता है वो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाता है। An existing scheme PM आशा has necessary elements but it is underutilized due to political consideration। की MSP के अलावा भी हमारे पास एक बहुत अच्छी स्कीम है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा योजना, आय सुरक्षा अभियान। तो जिसमें जो MSP के बाकी क्रॉप्स हैं उनको भी उनको भी प्राइस गारंटी दी जाए। लेकिन ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आशा, इसके 3 कंपोनेंट भी होते हैं, वो अच्छे से लागू नहीं किए गए हैं। इसलिए नहीं किए गए हैं क्योंकि कुछ ये पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ जाता है। तो देखिए कंक्लूजन में ये बताया गया कि द करंट सिस्टम अनफेयरली बेनिफिट्स इंटरमीडियरीज हु बाय फ्रॉम फार्मर्स एट लो प्राइस एंड सेल कंज्यूमर एट हाई प्राइस। तो अभी जो सिस्टम है एमएसपी का, उससे असल में फ़ायदा किसको हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और फार्मर्स को भी नहीं हो रहा है। तो हो किसको रहा है, जो बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मिडिलमैन होते हैं, जो किसानों से खरीदने के बाद, होलसेल में खरीदने के बाद फिर मार्केट में कंज्यूमर को बेचते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वो एक ग्रुप बना के फार्मर्स को पैसा कम देते हैं, उनसे पूरा अनाज खरीदते हैं एंड फिर वही अनाज शहर में जाके बहुत महंगे दाम पे शहरी लोगों को बेचते हैं। तो इनको ही फ़ायदा है। लीगल एमएसपी वुड एम्पावर फार्मर्स एंड इंश्योर दे गेट अ लार्जर शेयर ऑफ कंज्यूमर रुपी। तो अगर लीगल गारंटी होगी एमएसपी की, तो जो अभी ज़्यादा प्रॉफिट जो है मनी लेंडर के हाथ में जा रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट जो है आपका ट्रेडर के हाथ में जा रहा है, वो कम होके फार्मर के हाथ में वो और प्रॉफिट जाएगा। द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन फ्री मार्केट आइडियोलॉजी शुडंट ओवरशैडो द नीड फॉर फेयर प्राइस ऑफ फार्मर। तो सरकार जो है अब एक फेयर एंड ओपन मार्केट की तरफ बढ़ती जा रही है, जो कि आपका ग्लोबली कनेक्टेड रहेगा एंड जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केट से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगी। तो जहां हम ये कोशिश कर रहे हैं वहीं हमें कोशिश करनी है कि फार्मर्स को एक फेयर प्राइस मिले। अब देखिए एडिशनल नोट्स की अगर बात करें तो आर्टिकल मेंशन्स द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पेजेंट्स हाईलाइटिंग द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ फार्मर्स। तो जब हम एमएसपी की बात करते हैं तब यहाँ पे एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी आता है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ पेजेंट्स का पार्ट है, ठीक है, एंड उसके तहत जो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके जो अधिकार हैं वो इंटरनेशनली ही भी रिकग्नाइज्ड हैं। An opinion poll indicates strong public support for farmers' demand for a legal right। एंड अगर लोगों का ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें, लोगों की मर्जी के हिसाब से देखें,
तो लोग भी चाहते हैं कि फार्मर्स को एक लीगल गारंटी मिले। तो ये हो गया आपका सेकेंड आर्टिकल का एनालिसिस। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आर्टिकल पे, डिकोडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा। तो ये वाला जो पूरा एस्पेक्ट है, देखिए ये जो है आपका मेंस ओरिएंटेड का ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आता है आपका GS2 में, GS2 में भी पॉलिटी। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पब्लिक है उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा प्राइमेसी होल्ड करता है, तो सबसे पहली बात आपको पॉलिटी में ये आपका आर्टिकल 19 के अंडर में आ जाएगा, उसके अलग अलग डायमेंशंस के अंडर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पॉलिटी में देखिए आ जाएगा आपका ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल इश्यूज एंड रिफॉर्म्स, उसमें भी आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो इसके ऊपर है। तो इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत है कि इसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, कि कौन ये पूरा फैसिलिटेट करवाता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है। इस बॉन्ड की स्कीम के लॉ कानून क्या है, नियम क्या हैं, ठीक है, एंड होता क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली, ठीक है, और कोई कैसे खरीद सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड, कैसी पार्टी को मिलेगा, कौन सी पार्टी को मिलेगा, एंड इसमें क्या प्राइवेसी के प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पूरे आर्टिकल को देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट ट्रांच ऑफ डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिस्क्लोज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन March 14 अंडर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड्स एन इनकम्प्लीट पिक्चर। ध्यान में रखिए, ये है आपका मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन, इनकम्प्लीट पिक्चर of transactions that have taken place between various companies on one hand and registered political parties on other between April 12, 2019 and 24 जनवरी 2024। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है इसने SBI जो बैंक है यही सारे के सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ट्रांजैक्शन कराता है, एंड जो फाइनेंसेस हैं वो फर्दर पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफ़र कर देता है जो बॉन्ड के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI से अभी तक पब्लिक ने जितने भी बॉन्ड में पैसा लगाया है एंड जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना पैसा मिला है, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज़ करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एंड इलेक्शन कमीशन जो है ये वाला डेटा जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे ताकि सारे लोग जो हैं वो इसे ओपनली देख सकें। तो यहाँ पे जो SBI है इसको बताया गया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जो है सबमिट करिए एक पर्टिकुलर तारीख तक। तो इसने काफ़ी हद तक तो डेटा सबमिट कर दिया है, लेकिन अभी भी पूरा डेटा सबमिट नहीं किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल पिक्चर हमें नहीं मिल पा रहे हैं कि असल में हमें ये तो पता है किसने डोनेट किया कितना, और हमें ये पता है कि पार्टीज़ को कितना पैसा मिला। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि असल में कौन से इंडिविजुअल ने किस पार्टी को कितना दिया और कब दिया। तो ये वाली जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अभी नहीं प्रोवाइड करी है, ठीक है। द एपेक्स कोर्ट हैज़ नाउ डायरेक्टेड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इंश्योर कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल डिटेल इन इट्स पोजीशन बाय March 21, 2024 इंक्लूडिंग द अल्फान्यूमेरिक नंबर एंड सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ SBI को बोला है कि जो आपने हमें एक डेटा सबमिट किया है कि कौन सा डोनर है, SBI ने डोनर का डेटा सबमिट किया है अलग से, और रिसीवर का डेटा अलग से सबमिट किया है, लेकिन उसको लिंक करने वाला जो कोड है, कौन से डोनर ने पर्टिकुलरली कौन से रिसीवर को कितना अमाउंट पे किया है, उसको लिंक करने के लिए एक कोड है। इस कोड के बिना हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा डोनर जो है किस पार्टी को डोनेट कर रहा है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक टाइप से पज़ल की तरह है, जो कि हमारे पास अलग अलग पीसेस हैं उसके। जब हमारे पास ये कोड होगा तब जाके हम उस पूरे पज़ल को जोड़ पाएंगे और एक ओवरऑल पिक्चर बना पाएंगे। तो इसी कोड को देने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया है कि आप ये अब कोड भी पब्लिक करें ताकि हम पता लगा सकें कौन डोनर है और कौन रिसीवर है। एंड ये जो कोड है इसको कहते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक नंबर, ठीक है, या फिर आपका सीरियल नंबर।
ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर के बारे में अगर बात करें तो SBI हैज़ रिकॉर्डेड एवरी डिटेल ऑफ 18,871 परचेजेस एंड 20,421 इनकैशमेंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड बिटवीन अप्रैल 2019 जनवरी 2024। तो अभी इतने सालों में लगभग 5 सालों में इतना लेन देन हुआ है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। However, in the absence of the unique alphanumeric code, only the total amount of electoral bond purchased by each company individual can be estimated, and also the total amount of electoral bond each party has in cash. But it is impossible to establish who has paid whom. तो जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे SBI ने एक ये डेटा सबमिट किया है, एक ये लिस्ट एंड एक ये लिस्ट सबमिट करी है। इस लिस्ट में इन्फॉर्मेशन है कि कौन से इंडिविजुअल ने, कौन से व्यक्ति ने और कौन सी कंपनी ने कितना डोनेट किया है। और यहाँ पे दूसरी लिस्ट जो है ये बताती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है। लेकिन उसके बीच की जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा डोनर कब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दोनों को कनेक्ट करने वाली नहीं है, जो कि सबसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। The disclosure of unique alphanumeric number become imperative because Apex Court has struck down the entire electoral bond scheme. तो यहाँ पे अब SBI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि वो अल्फान्यूमेरिक कोड को सबमिट करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले इस पूरी स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है एंड इस स्कीम को अब से बंद कर दिया है, जिसके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंड इकट्ठे करा करती थी। तो इसलिए अगर कोई भी स्कीम जो है असंवैधानिक है तो उससे जुड़े हुए सारे जो डिटेल अभी तक पब्लिक नहीं किए गए थे वो अब पब्लिक किए जाएंगे। इट इज़ ओनली नेचुरल दैट द वेरी लार्ज सम ऑफ 12,155.1 करोड़ वर्थ ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज बाय कॉर्पोरेट ग्रुप्स कंपनीज इंडिविजुअल आर मैच एक्यूरेटली विद 12,796 करोड़ वर्थ टोटल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन कैश। तो ये एक माइनर सा फैक्ट है। इन अदर वर्ड्स, द पीपल नीड टू नो विच पार्टी गॉट हाउ मच फ्रॉम होम एंड ऑन विच डेट। तो यहाँ पे मेन इशू ये है कि लोग अब जानना चाह रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने किस व्यक्ति से, किस कंपनी से, किस ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट से कितना पैसा किस दिन लिया। ठीक है, नो फर्दर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड इनटू दीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजैक्शंस विदाउट लिंकिंग द परचेजर्स। तो जब तक कि हमारे पास ये बीच की इन्फॉर्मेशन ना हो, हम किसी भी तरीके की जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। जब ये हमें डेटा मिलेगा तभी हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें फेयरली हुई हैं या अनफेयरली हुई हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के बारे में। The Union Home Minister has countered the embarrassment caused to the government by disclosure of BJP accounting for 6,060 crore. That is over 47% of this electoral bond in cash, pointing the amount in cash by opposition party. तो यहाँ पे अमित शाह जी ने अभी एक पॉपुलर स्टेटमेंट दिया है कि उनके कितने MPs हैं एंड बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कितने MPs हैं, उनके मुकाबले बीजेपी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन कैश करा है और बाकी का कितना है। तो एक उनका ही आर्गूमेंट है, द प्रॉब्लम इज दैट द टोटल अमाउंट्स इन कैश एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय वेरियस नाइदर रिवील मच नॉर दे कैन बी साइटेड एज एक्शनेबल एविडेंस ऑफ करप्शन एंड मैल्फिसेंस। तो पॉलिटिशियंस जो हैं अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हम कैसे मान लें कोई बात जब तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डेटा ना हो उन दोनों इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लिंक करने वाला, जब तक कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है एंड अगर शक होता है, एलिगेशन होते हैं करप्शन के या फिर अनफेयर प्रैक्टिस के, तब जाके उस पर एक्शन लिया जा सकता है। It is only through an analysis of granular details of electoral bonds like their amount, date and purchase and encashment and linked identities of purchaser and encasher. वही चीज़ रिपीट हो रही है। This explains the reluctance of SBI to reveal the unique identification number. Political strategy of the ruling party appears to be simple: stall any investigation, legal proceedings against any transaction till the end of election campaign. तो यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो साफ साफ नज़र आ रही है कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक ये जो पूरी प्रोसीडिंग है इसको किसी तरीके से आगे पोस्टपोन करते जाएं। ठीक है, एंड वही हो भी रहा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के बारे में और क्या है, ईच पॉलिटिकल पार्टी अदर देन द रूलिंग पार्टी नोज
about its own transactions only. Voters have no information beyond what has been disclosed by the Election Commission. This information provides the BJP with an undeserved advantage by virtue of its being the ruling incumbent. तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का एस्पेक्ट ये बोला है कि जो SBI है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा है हाईली कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन SBI क्या है, इट इज़ गवर्नमेंट्स बैंक। तो जो रूलिंग पार्टी होगी, जो सरकार होगी, जो गवर्नमेंट में होगी, उसके पास SBI का पूरा कंट्रोल होगा। तो जो रूलिंग पार्टी कौन लगातार देख सकेगी कौन सी पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड या पैसा मिल रहा है, बाय हुम। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज़ होंगी उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होगी, या फिर जो पब्लिक होगी उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ उन्हें इतना ही बताएगा जितनी थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है कि सरकार को तो पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, लेकिन जो ऑपोजिशन और पब्लिक है उसे ही नहीं पता है। This is similar to the non-disclosure of politically sensitive data on the caste census which was collected during the census 2000। तो इस पूरे इंस्टेंस को इंस्टॉल करने को, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को, इसे जो आपका कास्ट सेंसस है 2011 का, उससे कंपेयर किया गया कि डेटा इकट्ठा किया गया, सरकार को सब पता है उसके बारे में, लेकिन पब्लिक को पब्लिश नहीं किया गया और ऑपोजिशन को एक्सेस डिनाई कर दिया गया। Such abuse of power through suppression of information and the data that are public should be prevented। तो यही चीज़ बात करी है कि इस तरीके का जो अब पावर है उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है चीज़ों को छुपाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्टली प्रिलिमिनरी, इसका हम एनालिसिस देखें तो एनालिसिस के बेसिस पे देखिए, द डेटा डिस्क्लोज सो फार प्रोवाइड्स एम्पल ग्राउंड फॉर सस्पेक्टिंग मैलफिसेंस। तो अभी तक देखिए हमारे पास आधा ही डेटा है, ठीक है। आधा डेटा होने के बाद भी अब शक उठना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कुछ दाल में काला है, ठीक है। तो आपके आर्टिकल में आपकी कुछ टेबल्स प्रोवाइड करी थी जो कि आपका बताता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस साल कितना डोनेट किया, और दूसरी एक लिस्ट बताते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने उसी साल कितना डोनेशन रिसीव किया गया, ठीक है। List of companies, corporates, group who have purchased electoral bonds worth over 100 crore in total between April 19, 2024, along with list of individuals। तो what stands out from the list are following। तो हमें इनसे अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में देखते हैं। Some of the largest purchaser of electoral bond are under investigation by CBI and ED और IT डिपार्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले ये बात जानी है कि अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने डोनेट किया है, उनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो ऐसे हैं जो कि ईडी के, सीबीआई के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेडार के अंडर में हैं, और उनके ऊपर काफ़ी छापे पड़े हैं या फिर उनको वार्निंग मिली है। 19 such companies which have together purchased and over 39% of the total amount। तो इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है उन्होंने ही डोनेट किया है। द नेम्स इन कॉमन इन टेबल 2 तो इस ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, देखिए उनके नाम भी यहाँ पे बताए हैं, जैसे फ्यूचर गेमिंग हो गया, मेधा इंजीनियरिंग हो गया, MK जालन ग्रुप, वेदांता, हल्दिया एनर्जी ग्रुप, ठीक है। इफ द बल्क ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर परचेज्ड बाय दीज कंपनीज विच आर अंडर इन्वेस्टिगेशन are found to have been redeemed by the party in power, that is the BJP, would simply imply serious conflict of interest issues and probable quid pro quo। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा मैसेज मिलता है, एक ऐसा हिंट मिलता है कि इन्होंने एक टाइप से पार्टी को अपीज़ करने के लिए उन्हें एक टाइप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे ताकि उनके ऊपर ऐसी इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रेड्स ना पड़े या फिर इंक्वायरी ना हो। तो एक टाइप से उनसे बचने के लिए इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में पार्टी को डोनेट किया। तीसरा है द लार्जेस्ट इंडिविजुअल परचेजर्स आर आइदर हेड्स ऑफ द कॉर्पोरेट ग्रुप्स एंड कंपनीज और देयर एम्प्लॉयज। It is clear that the corporate houses and companies have tried to conceal their identity by deploying individual frontmen or making large donation in multiple small transactions. This generates suspicion of large-scale bribery, money laundering, and other forms of quid pro quo like award of lucrative project, contract, policy changes in for party donation। तो यहाँ पे ये भी पाया गया कि काफ़ी सारे डोनेशन जो हैं कंपनीज़ के माध्यम से तो आते ही थे, और लेकिन कंपनी में जो काम कर रहे हैं इंडिविजुअल उनके माध्यम से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा भ्रष्टाचार की हिंट आ रहा है कि यहाँ पे पैसे दे के
प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड करवाए हों, ठीक है, पैसे दे के पॉलिसी चेंजेस करवाए हों, इस तरीके से कि जो भी पार्टी को डोनेट कर रहा है उसे फेवर किया जाए. As the party in power at center and largest redeemer of electoral bonds, the BJP has much to answer for. The Modi government has tried to evade such accountability during Lok Sabha election campaign, first by delaying the disclosure of data, then by withholding the alphanumeric number of the electoral bond. तो यहाँ पे एक जनरल क्रिटिसिज्म हो रहा है रूलिंग डिस्पेंसेशन का कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अब उसके बाद आता है आर्टिकल आपका सिलेक्शन एंड इलेक्शन का. तो ये वाला भी आर्टिकल आपका पॉलिटी में आता है. एंड ध्यान में रहे, ये वाला जो आर्टिकल है आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सामने आती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर ये वाला आर्टिकल है, ये न्यूज़ आर्टिकल है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसके क्या क्या आर्टिकल्स हैं, इसके क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. ठीक है, इसके अलावा अगर मेंस, इसके अलावा एक और करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी रिसेंटली एक नया लॉ आया है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स का. वो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ये आपके लास्ट आर्टिकल की तरह आपका GS2 में इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से सवाल आता है. एंड उनका जो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अलग अलग इलेक्टोरल रिफॉर्म जो होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लगभग ऑलमोस्ट हर साल. तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में. द क्विक इफ नॉट हेस्टी फिलिंग अप ऑफ 2 वैकेंसीज इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म. तो हम जानते हैं अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके 3 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, एक चेयरमैन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ में से इनमें से एक जो मेंबर हैं इन्होंने दे दिया था रिज़ाइन. ठीक है, एंड इसमें देखिए रिज़ाइन करने के बाद इलेक्शन कमीशन में आपकी 2 वैकेंसीज रह गई थी, लेकिन सरकार ने बहुत जल्दी से ही इन दोनों वैकेंसीज़ को फिल कर दिया. तो जिस रफ्तार से अब सरकार ये सारे काम कर रही है इलेक्शन से पहले, ठीक है, उस पर काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं. द मल्टी मेंबर बॉडी गॉट 2 न्यू इलेक्शन मेंबर्स विद इन डेज ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ अरुण गोयल, election commissioner, whose appointment itself came in midst of a constitution bench hearing for a truly independent process of selecting members that conduct supervises India's election. तो अरुण गोयल थे जिन्होंने रिज़ाइन किया. ठीक है, रिज़ाइन करने के बाद जब 2 वैकेंसीज बच गई तो तुरंत यहाँ पे फिल करी गई वैकेंसीज. ठीक है, critics are not wrong when they point out that the act setting out the process of the selecting chief election commissioner and ECs appeared fall short of the sort of independence the constitutional bench verdict in March 2023 envisaged. तो इनका जो अपॉइंटमेंट भी हुआ था, जो अरुण गोयल थे, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था ये भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जहाँ पे उसने एग्जामिन किया था अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात करी है कि जो अब सरकार जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अपॉइंटमेंट के लिए एक नया कानून लाई है. ठीक है, जिसमें एक कमेटी के माध्यम से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा, का सिलेक्शन होगा. लेकिन ये जो कमेटी बनी है, ये जो लॉ बना है, ये जो वर्डिक्ट दिया गया था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मार्च 2023 में वर्डिक्ट दिया था, उसके काफ़ी खिलाफ है ये. The selection took place at a time when petition challenging the validity of the act was about to be taken up for a hearing. To add to the unfortunate set of circumstances, Mr. Goel's resignation for personal reason has gone unexplained. तो देखिए ये वाला जो कानून अभी बना था अपॉइंटमेंट ऑफ द ये आपका इलेक्शन कमिश्नर्स का, ये कोर्ट में चैलेंज होने जा ही रहा था इससे पहले कि सरकार ने अरुण गोयल के रेजिग्नेशन के बाद तुरंत 2 इलेक्शन कमिश्नर को सीधे अपॉइंट कर दिया, इससे पहले कि वो जो कानून है वो चैलेंज किया जा सके. इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट इलेक्शन कमीशन हुज टर्म वाज सेट टू गो ऑन फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स शुड चूज टू रिजाइन जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर कमीशन फाइनलाइज द लोकसभा इलेक्शन शेड्यूल. तो ये एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है और ये काफ़ी चिंता का विषय है कि
जो अरुण गोयल जी थे उनका टर्म थोड़ा अभी बाकी था, लेकिन इलेक्शन हमारी कंट्री में जनरल इलेक्शन होने से कुछ समय पहले ही लोकसभा इलेक्शंस का शेड्यूल फाइनलाइज होने से पहले ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट डिस्कशन ऑन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग हैज़ नो बेयरिंग ऑन द कॉम्पिटेंस और सस्टेनेबिलिटी ऑफ ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, द 2 न्यू ईसी। तो यहाँ पे ये क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो चूज़ किए गए हैं उनकी काबिलियत पे सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है, या उनके ऊपर पर्सनली कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। खड़ा किया जा रहा है सवाल सरकार की नीति के ऊपर कि ये जो सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं ये काफ़ी डाउटफुल एंड काफ़ी क्वेश्चनेबल हैं। द रियल प्रॉब्लम में lie with the law that Parliament chose to enact last year in a law in response to the Supreme Court of India questioning the absence of any legislature since the inception of the Constitution as required by Article 240-324। तो देखिए कुछ समय पहले पिछले साल क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान दे रखा है कि इलेक्शन कमीशन जो होंगे, जो पार्लियामेंट है एक कानून पास करेगा, वो कानून बताएगा कि कैसे हमारी कंट्री में इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे अपॉइंट होंगे और उसी हिसाब से फिर आगे चल के अपॉइंट होंगे। तो अभी तक ये कानून देखिए हमारे कंट्री में एग्जिस्ट ऐसा कोई नहीं करता था। हम लोग एक टेम्परेरी मैकेनिज्म के माध्यम से ही इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे एक कानून अब समय आ गया है कि इतना समय हो गया है संविधान को लागू किए गए एंड अब जाके एटलीस्ट एक कानून तो होना चाहिए, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया तब पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया। द कोर्ट्स एम्फेसिस वॉज ऑन द ECI's इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सो दैट द इलेक्शंस द पैनल कंडक्ट्स आर ट्रूली फ्री एंड फेयर। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जो पैनल बने, ठीक है, इस बेसिस पे दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से दूर रहे एंड जो पैनल है, ठीक है, इलेक्शन पैनल है वो ऐसे चूज करे मेंबर्स की जिसके माध्यम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए। टुवर्ड्स दैट एंड इट sought to fill the vacuum by interim arrangement under which the Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice of India formed the selection committee. However, it was meant to be placed only until Parliament enacted a law. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में कह रखा है कि एक कानून होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन अभी तक वो कानून नहीं था। तो अभी तक क्या चल रहा था कि एक टेम्परेरी सिलेक्शन कमेटी बैठा करती थी, ठीक है। उस टेम्परेरी सिलेक्शन कमेटी में हमारे प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता जो लीडर हैं विपक्षी नेताओं के, वो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट सही है इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, कौन सही नहीं है। In response, the government enacted a law that constituted a panel comprising the Prime Minister, Union Minister, besides the Leader of Opposition or the Leader of largest. Question now before the court is whether a committee in which executive has a 2-1 majority can truly be independent authority. तो देखिए हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि टेम्परेरी मैकेनिज्म के माध्यम से चल रहा था। तो सरकार जो है पिछले साल एक नया कानून लाई जिसमें सरकार ने फिक्स कर दिया, कानून बना दिया कानूनी तौर से अब चीज़ें कैसे होनी चाहिए। तो सरकार ने बोला इस कानून के तहत एक कमेटी बैठेगी। अब इस कमेटी में कानूनी तौर से प्रधानमंत्री जी होंगे, ठीक है, कोई और यूनियन मिनिस्टर होगा उनके साथ, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो यहाँ भी देखिए 3 सदस्य तो हैं ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे इस कमेटी में, इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पहले क्या था, एक मेंबर एग्जीक्यूटिव का, एक मेंबर पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, और एक मेंबर जुडिशरी का। तो चेक एंड बैलेंस वाला मैकेनिज्म से अपॉइंटमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे अब सिर्फ एग्जीक्यूटिव, 2 एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स और एक लेजिस्लेचर का मेंबर, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस बात को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है कि यहाँ पे जुडिशरी का रोल हटा दिया और एग्जीक्यूटिव को 2:1 का वेटेज दे दिया गया। तो एग्जीक्यूटिव जो भी चाहेगा उसे अपॉइंट कर सकेगा। आर्गूमेंट दैट द प्राइम मिनिस्टर्स हैव ऑलवेज बीन सिलेक्टिंग द CEC एंड EC सीम्स अट्रैक्टिव, बट अल्टीमेटली एन एग्जीक्यूटिव ड्रिवन प्रोसेस हैज़ टू यील्ड to one more rooted in the constitutional processes of having an independent body to hold free and fair election. तो
ये हो गया आपका एक पॉइंट। तो ये हो गए आपके सारे एडिटोरियल्स, उनके एनालिसिस हो गए। एंड ये आपके कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आए हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो कि आपका अप्रैल 9 से लागू होना है, उसके ऊपर स्टे करने का किसी ने अपील करी है कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसी के ऊपर आर्टिकल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अग्री कर लिया है, ये मान लिया है कि इस मैटर को सुना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको आगे स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट रिफ्यूज, इसके ऊपर सरकार ने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू मेक अ स्टेटमेंट that it would not grant fast track citizenship to non-Muslim migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan during the pendency of the case। तो इसके अलावा इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए हैं कि फास्ट ट्रैकिंग सिटीजनशिप बेस्ड अपॉन रिलीजन आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी। तो ये इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म है कि अगर माइग्रेंट्स के ऊपर हम भेदभाव करें बेस्ड अपॉन उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर, तो वो लोगों का फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात तो क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो आर्टिकल है, सॉरी लॉ है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने भी अपना कुछ डिफेंस दिया। द लॉ ऑफिसर आर्ग्यूड दैट द लॉ डिड नॉट प्रिजुडिस द पिटिशनर, दिस लॉ डज नॉट टेक अवे सिटीजनशिप ऑफ एनीवन। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को अप्रीहेंशन है कि इस माध्यम से किसी एक कम्युनिटी के सिटीजनशिप लूज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आश्वासन दिया गया कि ऐसा नहीं होगा। एंड यहाँ पे एक और क्रिटिसिज्म है कि इसके वजह से कि ये जो CAA वाला पूरा जो एक्ट है, इसकी वजह से स्टेट जो है इसकी डेमोग्राफी काफ़ी खतरे में आ सकती है। तो बेसिकली यही है, ये अभी मैटर इन डेवलपमेंट है, अभी इसमें आगे क्या होगा ये अभी आगे देखा जाएगा। उसके अलावा आपका एक और आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट समन्स टू रामदेव इन पतंजलि मिसलीडिंग एड्स केस। तो अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो यहाँ पे बाबा रामदेव हैं, इन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, देखिए इन्होंने अपना प्रोडक्ट्स को ऐसे ब्रांड किया है कि काफ़ी सारे बीमारियों से परमानेंट रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। जैसे आपका मोटापा हो गया, BP की समस्या हो गई, अस्थमा हो गया, इनका अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से ये ऐसा दावा करते हैं कि इससे परमानेंट सल्यूशन मिल जाता है। लेकिन ये जिस तरीके की ब्रांडिंग कर रहे हैं ये साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। एंड ये एक टाइप से मिसलीडिंग है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है ये असल में किसी को परमानेंटली ठीक कर देता हो, लेकिन ये फिर भी ऐसा कह के उसकी बिक्री और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसी के मामले में बाबा रामदेव को पिछले साल कुछ समय पहले एक्चुअली कोर्ट से समन ऑर्डर मिला था कि कोर्ट ने बोला बाबा रामदेव को कि वो कोर्ट में आके अपना जस्टिफिकेशन दे, ठीक है। क्योंकि आपका जो ड्रग, ये वाला जो पर्टिकुलर एक्ट है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, इस कानून के तहत मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये जो झूठे एडवर्टीजमेंट होते हैं, ठीक है, ये इस एक्ट का, इस कानून का वायलेशन करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो बेंच है, आचार्य बालकृष्णन को भी समन किया गया, ठीक है। तो ये है पूरी न्यूज़ कि कोर्ट ने उनको समन इशू किया गया, लेकिन बाबा रामदेव कोर्ट में नहीं हाजिर हुए। तो उसके बाद फिर से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में समन मिला है कि वो आके अपना एक्सप्लेनेशन दे कि कोर्ट के मना करने के बाद भी, ठीक है, इससे पहले भी कोर्ट ने बाबा रामदेव को डायरेक्शन दिया था कि वो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना दिखाएं, उसके बाद भी अभी तक ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। तो इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो। अगर कोई भी इशू हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल।